नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग मैदानों के विशेषज्ञों से बात करते हैं और जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं, जो खबरें आपके सामने रहती हैं, उन खबरों के पीछे क्या कुछ है ये बताने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद ख़ान हैं, जो आरएसएस, बीजेपी और उनकी आइडियोलॉजी और उनके जो तरीक़ाकार है उनका पॉलिटिक्स में, उस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज अनीस अहमद ख़ान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है कि जब से ये एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में आए हैं दूसरी बार, इसके बाद कुछ फैसले तेज़ी से ले रहे हैं। इस बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने एक बयान दिया है रिजर्वेशन के बारे में। उनकी राय है, पहले भी वो कह चुके हैं कि ये जो रिजर्वेशन है, जो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने अब कोई बेहतर सूरत हाल है, पॉलिटिकली वो ज़्यादा मजबूत हैं इसलिए कहा है, या इस पर वो डिबेट चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बात तो वो डिबेट की करते हैं इसी तरीके से कि, लेकिन ये आरएसएस का एजेंडा है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। वक्तन फवक्तन ये बात उठाते रहते हैं, लेकिन जब वोट का मसला आता है तो उनको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि आरएसएस जब बनी थी वो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी नहीं कहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन थी। अब वो उसके बाद उसमें जो हेडगेवर के बाद जो वो आए हैं गोलवालकर और इन्होंने सावरकर ने मिलकर उसको कुछ पॉलिटिकल रंग देना शुरू किया। गोलवालकर उनको उसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते हुए जब ये तीसरे सरसंघ चालक आए तो उन्होंने उसको टोटली पॉलिटिकल कर दिया। उसको जो है बाला साहब जो थे देवरस, उन्होंने उसको पॉलिटिकल कर दिया। तो ये पॉलिटिकल रंग लेते, तो इनका शुरू से ही एंटी रिजर्वेशन स्टैंड रहा है। अब उन्होंने एक बार पहले भी ऐसे ही बयान दिया था, जो जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, बिहार के में चुनाव चल रहे थे, तो बिहार में जब वो कैंपेन चल रहा था, मोदी का बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन था, वो कैंपेन में तो नहीं रहते, तो उन्होंने बयान दिया था कि इसके ऊपर एक बहस होना चाहिए। बहस होने का मतलब क्या कि रिजर्वेशन जब आप मानते तो बहस की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें बड़ा हंगामा हुआ था, तो उन्होंने कहा था नहीं, हमने ये बात कही थी कि सार्थक एक सॉलिड और एक कंस्ट्रक्टिव बहस होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। बात आई गई होगी, उस वक्त ठंडी हो गई। लेकिन अभी पिछले दिनों दिल्ली में ही एक जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें बोलते हुए उन्होंने, जो एक आरएसएस की संस्था है कि शिक्षा न्यास एक संस्था, उसमें बोलते हुए उन्होंने ये बात कही कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक है, उसके फंक्शन में बोलते हुए ये बात कही फिर कि इसके ऊपर एक बहस होना चाहिए, दोबारा कही। तो अब इस वक्त ये लगा कि अब ये लोग सॉलिड मेजॉरिटी में आ गए हैं। 3 तलाक की बात इन्होंने कर दी है, 370 ख़त्म कर दी है, तो हो सकता है रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए। उसमें फिर से हंगामा हुआ। हालांकि वो फिर पलट गए अपनी बात से, फिर पलट गए हैं। लेकिन अगर इनका पूरा हिस्ट्री देखें तो मनमोहन वैद्य जो इनके बहुत बड़े स्टालवर्ट हैं, उन्होंने एक नहीं 2 बार, यानी आप ये देखिए 2015 में तो उन्होंने ये तक कह दिया था, जो कि उसका एग्जैक्ट है अगस्त 30 को 2015 में, कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको, आपके जो रिजर्वेशन इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। और 2 बार उन्होंने बयान दिया, दोनों बार तो अपने उस पर स्टैंड पे वो जमे हुए। तो इनका अजीब सा वो है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, जिससे जब दलितों को वो करना होता है, दलितों को अपनी तरफ मिलाना होना चाहिए। लेकिन जब आरएसएस की तरफ से बात आती है काज़मी साहब, तो बिल्कुल ये है कि इनकी जो पितृ संस्था ये बात कह रही है, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में हो, इसको ख़त्म करने का उनका विचार है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मोहन भागवत, जो उनके इतने बड़े नेता हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, वो खुद बीजेपी के लिए कोई मुश्किल पैदा करेंगे आने वाले इलेक्शन में, अगर वाकई जो ओबीसी, एससी, एसटी जिनको ये रिजर्वेशन मिलता है और रिजर्वेशन से जिनको फ़ायदा होता है, अगर वो भाजपा से नाराज़ हो जाएं, तो क्या इलेक्शन
में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा नहीं होगी? क्या ये खुद अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल पैदा नहीं कर रहे हैं? देखिए, आरएसएस दो मुही चाल चलता है। अभी की हाल आप बात बताएं कि साहब ये इनका स्वदेशी जागरण मंच जो है, आरएसएस का एक विंग है, वो जो 5G में चाइना को दिया जा रहा है उसका विरोध कर रहा है कि बाहर नहीं देना चाहिए, और बी इंडियन बाई इंडियन की बात करता है। वही स्वदेशी जागरण मंच जो आपका अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार इसी बात पे गिरा देता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया का दिया था और बाहर से उन्होंने FDI लेना शुरू कर दी थी। यही उनका एक जो प्रतिरक्षा संघ है, जो आजकल स्ट्राइक चल रही है, जो अखबारों में तो नहीं आ रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, उसके साथ खड़ा होकर, जो कि स्वदेशी जागरण मंच की ही एक विंग है और इनके जो भारतीय मजदूर संघ का एक एलाई है बहुत बड़ा, वो साथ में खड़ा हुआ है हड़तालियों के साथ, जो एंटी गवर्नमेंट है। तो इनकी एक चीज़ समझ में नहीं आती, कहीं तो ये प्रो गवर्नमेंट है और ये इनकी जो ये संस्थाएं ये अपोजिशन के यानी विरोध करने के लिए देखिए कांग्रेस के ज़माने में जो यूपीए सरकार थी उसमें FDI की लिमिट 49% बताई जाती थी और 49% से ऊपर नहीं जा सकते, यानी 50% से ऊपर नहीं जा सकते। अब इस सरकार में तो बहुत से एरियाज में 100% FDI की बात है, इवन डिफेंस में। उसको उस पर उन्होंने कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं की। खुद बीजेपी की विंग जो या उसके एक तरह से नज़रियाती तौर पर एक संस्था उनके साथ की है। तो और पूरी दुनिया से जो कंपनियां यहाँ आ रही हैं, अमेरिकन कंपनियां आ रही हैं, स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करता रहा। अभी क्यों करता रहा यही हुआ, या तो नूरा कुश्ती है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बात आप आरक्षण की कह रहे हैं, इसमें एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि इन्होंने यूपी में रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन करना शुरू किया है, अभी हाल में ही किया है, और उसको लागू भी कर दिया गया है। और वो 2001 में जब राजनाथ सिंह वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, तब एक कमेटी गठित की गई थी, हुकुम सिंह कमेटी। उसने वो एक रेजोल्यूशन दिया था, वो ठंडे बस्ते में 19 साल तक पड़ा रहा। लेकिन योगी जी आए, योगी जी ने अभी हाल में ही उसको रिजर्वेशन विदन रिजर्वेशन किया, उसके 3 हिस्से किए हैं कि, और कहने का मतलब उनका है कि हम उनको इसमें रिजर्वेशन देना चाहते हैं जिनको आज तक रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन करके फिर एक कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, और जब ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो धीरे धीरे उसको खात्मे की तरफ बात बढ़ जाएगी। तो ये यूपी में शुरू कर दिया उन्होंने। ये आप ये कह रहे हैं ना, जो बात आपने कही कि ये कहते हैं चुप हो जाते, तो 2019 में यूपी में उन्होंने शुरुआत कर दी, और वो जाने कहाँ से पोटली से निकाल के लाए। 2001 का जो हुकुम सिंह की रिकमेंडेशन थी उसको उन्होंने लागू कर दिया। बाकायदा डिवीज़न 3 डिवीज़न किए हैं, पहला 7वां इस तरीके से किए, एक में 7 है, एक में 30 जातियां ली हैं, इस तरीके से 3 में ली हैं कि ये वो जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला है, तो उनको हम रिजर्वेशन के लिए प्रमुखता देंगे। इसके माने वो प्रमुखता देंगे तो दूसरी नीचे जाएंगी, फिर एजिटेशन होगा, झगड़ा होगा, टंटे ही खत्म हो जाएगा। तो ये इलेक्शन के ज़माने में रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, इलेक्शन जब हो चुका होता है, सरकार बन चुकी होती है, रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ये तो जनता भी जानती है कि पॉलिटिकल पार्टियों का बताने का कुछ होता है, करना कुछ होता है। तो अब जिस तरह से तेज़ी से भाजपा की केंद्र सरकार, भाजपा की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसके हैं, हालांकि एनडीए सरकार कही जाती है, लेकिन इस एनडीए सरकार ने जिस तरह से तेज़ी से फैसले लेने का एक सिलसिला शुरू किया है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया, उससे हटा ही नहीं रहे, चाहे कितना भी ऊंची नीची सड़क हो। तो ऐसी हालत में अब ये रिजर्वेशन की बात छेड़ करके क्या लगता है कि क्या ये बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे या अभी वाकई डिबेट होगा? चूँकि अभी पिछले जो 70 दिन की बात इन्होंने कही है कि 70 दिन में हमने 370 भी ख़त्म कर दिया, बड़े फैसले कर रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि ये डिबेट करते हों किसी चीज़ पर, ये अपनी मर्जी से जो चाहते हैं कर लेते हैं। क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या? लगता तो ऐसा है कि ये चूँकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है,
वोट बैंक तो मुसलमान भी है, 14% है, ये 20% के आसपास है, 21% के आसपास है दलित। लेकिन ये दलित में इतना डिवीजन कर देंगे कि अगर वो रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। वो अब आप देख लीजिए कि इनकी पॉलिसी ज़्यादातर सवर्ण के लिए जा रही है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो मध्य प्रदेश वगैरह में हुए हैं, वहाँ सवर्णों के वोट न देने की वजह से हारे हैं। सवर्णों ने वहाँ पे नोटा में वोट दबाया है ज़्यादातर, इसको नहीं दिया, नोटा में दबाया, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं देना चाहते। तो क्या आपको लगता है कि सवर्ण ही केंद्र में फिर से सरकार में ले आएंगे बीजेपी को? देखिए, क्योंकि ये जो 300 से ऊपर सीटें लेने की आदत सी एक तरह से इनको हो गई है, ये इनकी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी सिर्फ सवर्णों को खुश? अब आगे के पॉलिटिक्स में ना आप कोई भविष्यवाणी कर सकते, ना हम कर सकते आगे क्या होगा। इंदिरा गांधी के दिमाग में भी ऐसा ही चढ़ गया था, इंदिरा गांधी के तो नहीं, उनके जो संजय गांधी के अब हम जा नहीं सकते हैं। इसी तरीके से लगता है कि मोदी के दिमाग में भी चढ़ गया, क्योंकि मोदी के साथ एक चीज़ और हो रही है कि वो लार्जर देन आरएसएस हो गए हैं इस वक्त। आरएसएस को डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हुई कि मोदी उसको छाप ले, क्योंकि आरएसएस के साथ एक चीज़ है, वहाँ चित्तापाणी ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण जो अग्नि से पैदा हुआ है, यानी शुद्ध ब्राह्मण ही वहाँ पे हुकूमत कर सकता है, ऐसी वहाँ बात है। और मोदी जी ज़रा दलित क्लास से नहीं तो, लेकिन वो गांधी जी वाले मोदी हैं, जो कपड़े व्यापार करते थे, वो मोदी हैं। वो जो अपने आप को दलित कहते हैं, ये साबित हो गया उनके सर्टिफिकेट से। तो कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि लगता है कि वो सत्ता में कुछ अंधे से हो गए। तो अनीस अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो आखिर में बात कही कि मोदी और आरएसएस में भी एक तरह से अंदर से रस्साकशी की सी हालत है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे जो दर्शक हैं, मैं समझता हूँ ये पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन चूँकि अनीस अहमद खान साहब का एक्सपर्टीज़ है इस एरिया में, ये बहुत सी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, वो किसी इस नतीजे पर पहुँचे होंगे। तो ये बहरहाल एक बहुत ही अलग किस्म की खबर है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये रिजर्वेशन मोदी की सरकार ख़त्म करेगी क्या, मोहन भागवत के उस इशारे पर, उस संकेत पर, उस बयान पर काम भी करेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। और क्या वोट की राजनीति में ये फैसला फिट होगा, उनको उचित लगेगा या नहीं लगेगा, ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।